Good morning, everyone. Welcome to our channel, Success Edutech. I am Prashant Zadav. Today I am starting my session. The second chapter's um, point setting up a new administration. Listen carefully and pay attention. तो आज मैं जो सेशन शुरू करने जा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है सेकंड चैप्टर का तो क्या है वो सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे सेटिंग हुआ वो हम आज देखने वाले हैं वॉन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785 जो गवर्नर हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1773 टू 1785 में क्या किया उन्होंने आज वो हम देखने वाले हैं वॉज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर तो उन्होंने कैसा रोल अदा किया अपनी कंपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर क्या रोल अदा किया है हम देखने वाले हैं बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास तो उनका जो कार्यकाल था उस वक्त कंपनी ने इतनी तरक्की की कि उनका जो राज्य था बंगाल से लेकर मद्रास तक बहुत ही बड़ा हो गया था यानी बढ़ोतरी हुई थी उनके राज्य में बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास सभी और उनके राज्य का परचम लहरा रहा था ब्रिटिशों का ब्रिटिश टेरिटरी वेयर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज और ब्रिटिश ने ये जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था वो डिवाइड कर दिया था प्रेसिडेंसीज उनको नाम दिया था यानी जो प्रदेश थे उनको प्रेसिडेंसीज के नाम से नामकरण कर दिया था ब्रिटिशों ने बहुत ही बेहतरीन नाम रखा था उन्होंने देयर वेयर 3 प्रेसिडेंसीज बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे ये जो 3 प्रेसिडेंसीज थे यानी प्रदेश कौन से बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ गवर्नर जनरल और ये जो 3 भाग थे यानी प्रेसिडेंसीज ये 3 प्रेसिडेंसीज थे उनके लिए क्या रखा था एक हेड रखा था एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल उसके जो हेड को क्या कहा जाता था गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस तो वॉन हेस्टिंग जो पहला गवर्नर जनरल था आपको पूछा जाएगा कि परीक्षा में पहला गवर्नर जनरल कौन था वॉर्न हेस्टिंग्स ओके समझे क्या आप उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम 1772 न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स और 1772 में एक नई सिस्टम लागू हो गई जस्टिस के बारे में तो वो इस्टेब्लिश हुई कैसे डिस्ट्रिक्ट वाज 2 कोर्ट्स और एक डिस्ट्रिक्ट को 2 कोर्ट हो गए एक होगा फौजदारी और दूसरा होगा दीवानी ओके 2 प्रकार के कोर्ट यहाँ हो गए फौजदारी और दीवानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे होते फौजदारी और दीवानी तो अब हम देखेंगे अ मेजर प्रॉब्लम was that the Brahman Pandits give different interpretations of local laws तो एक मेजर प्रॉब्लम था कि ब्राह्मण जो थे ब्राह्मण जाति के जो पंडित थे वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज और बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स इन धर्मशास्त्र ब्राह्मण लोग जो थे उनका कंट्रोल था धर्मशास्त्र पर तो वो इंटरफेयर कर रहे थे यहाँ के स्कूलों में वगैरह टू ब्रिंग अबाउट informally in 1775 even Pandit were asked to compile a digest of Hindu laws and be he later translated into digest into English by 1778 तो ये सब कुछ था उन्होंने क्या किया डाइजेस्ट किया किसमें इंग्लिश में ये जो धर्मशास्त्र वगैरह थे 1775 में उसको डाइजेस्ट किया इंग्लिश में यानी उसका ट्रांसलेशन किया बाय 1778 कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपेल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज
और मुस्लिम लोगों के लिए जो कोड था लॉज यानी उसे कानून कहते हैं, वो कौन सा, यूरोपियन जज में उनको बेनिफिट मिलने लगा, बेनिफिट यानी फ़ायदा होने लगा, उनके कुछ जो प्रॉब्लम्स थे वो क्लियर होने लगे। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 a new Supreme Court was established while the Court of Appeal, the Sadar निजामत अदालत was also set up at कलकत्ता। और 1773 में न्यू रूल के तहत सदार निजामत अदालत को इस्टेब्लिश किया, कहाँ पर, कलकत्ता में। तो हमने देखा कि ब्राह्मण जो थे हिंदू धर्मशास्त्र के कारण वो इंटरप्रिटेशंस कर रहे थे शिक्षा में, और उसके बाद 1775 को जो पंडित थे उनको डाइजेस्ट हिंदू लॉ को उनके जो डाइजेस्ट हिंदू लॉज थे उनको कन्वर्ट किया, किस में, इंग्लिश में कन्वर्ट किया एन बी हैलिड ने। ओके, तो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद 1773 में सदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कलकत्ता, ये हमने देखा। द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, और इंडियन डिस्ट्रिक्ट के लिए कलेक्टर को वहाँ पर नियुक्त किया गया, यानी एक नया लॉ, सिविल सर्विस यहाँ पर शुरू करने की ब्रिटिशों की एक अच्छी खासी एक पॉलिसी यहाँ पर दिखाई दी है हमें। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस इन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जज। तो यहाँ का सब कुछ वो कलेक्टर संभालते थे, रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह वो जुटाते थे, यानी सब कुछ कैसे जुटाते थे वो, हेल्प ऑफ जजेस से, जजेस यानी न्यायाधीश, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। ये जो कलेक्टर ने अपने अंडर कंट्रोल कुछ अधिकारी रखे थे वो सब कुछ रेवेन्यू और टैक्सेस वगैरह लेते थे लोगों से। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ द पावर एंड पैट्रॉन्ज दैट स्टेडीली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी, यानी ये जो सब अधिकार थे वो कलेक्टर के पास कंट्रोल, यानी वो सब कुछ अधिकार उन्हें थे, किसको, कलेक्टर, जो कि ब्रिटिशों ने यहाँ पर नेमा था, यानी नियुक्त किया था। अब देखेंगे हम आगे का जो पॉइंट है, द कंपनी आर्मी, कैसी थी कंपनी की आर्मी, तो वो हम अभी देखेंगे। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट द सेम न्यू ideas of administration and reform, but the power rested on its military strength। तो इंडिया में रूल करने के लिए कुछ ऐसे प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बात होती है, वो है आर्मी। तो कैसी थी उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो हम अब देखेंगे। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कावली सवास ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्सबैक। मुगल आर्मी कैसी थी, सोल्जर्स और हॉर्सबैक के तौर पर थी, मगर एंड इन्फेंट्री दैट इज द बाय द सोल्जर्स दे वेर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड दे यूज द sword. The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel need to have large professionally trained infantry। तो कैसी थी मुगल सरदारों की जो सैन्य रचना कैसी थी, पैदल सोल्जर्स, आर्चरी यानी धनुष्यबाण चलाना, आर्चरी सोल्ड यानी तलवारबाजी, ये जैसी विद्याएं मुगल साम्राज्य में स्थित थी। मगर उसके बाद कंपनी ने उसमें कुछ डेवलपमेंट लाया। द cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need of have large professionally trained infantry। तो ये जो सैन्य था मुगलों का, उससे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंटल सैन्य तैयार किया था कंपनी ने। द रूरल एरियाज हैड a large number of armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughal and पैदल soldiers। तो ये जो थे कंपनी के अधिकारी, वो मुगलों को और ज़मींदारों को अपनी जो सैनिक थे वो सप्लाई करते थे। कैसे थे, कंपनी के जो ये सैन्य थे वो बहुत ही ट्रेंड थे
A change occurred into the 18th century when the Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them the professional soldiers. मगर जो पायदल और जो आर्चरी आर्चरी सोर्ड्स ये जो सैनिकों का कौशल्य था उसमें यूप्लीमेंट लाया कंपनी ने और क्या किया तो एक आर्मी ट्रेनिंग देने को शुरू किया. The East India Company adopted the same method when it begins recruitment of its own army. उन्होंने एक अपनी own army यूप्लिप्ट की which came to the known as a Sepoy army. The Indian word सिपाही meaning soldier. तो उन्होंने सेपोई आर्मी तैयार की और इंडियन वर्ड में उसे क्या कहते हैं सिपाही मीनिंग सोल्जर. एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820 और 1820 में ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई. द cavalry recruitments of the company's army declined. This is the because British Empire was fighting in the बर्मा. तो ये जो कंपनी की जो टेक्नोलॉजी थी 1820 में चेंज होगी. कैसे? तो ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा में. जब ब्रिटिश एम्पायर का फाइट हुआ किसके साथ? बर्मा में जो वहाँ के जो राजा थे उनसे. तो अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वेयर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड मैट्रिक्स. द soldiers of the company's army had to keep pace with the changing military recruitments and the fantasy regiments now became more important. तो अफगानिस्तान और इजिप्ट के में जो सोल्जर्स थे आर्म्ड यानी कैसे थे वो सैनिक? मस्केट्स एंड मैचेट्स. द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस. उन्होंने इस तरह के सोल्जर्स उन्होंने रिक्रूट किए. कहा? मिलिट्री रिक्रूटमेंट ने. और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. और ये जो रेजिमेंट्स थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगन टू डेवलप यूनिफॉर्म इन मिलिट्री कल्चर. सोल्जर्स बहुत ही उन्होंने यूप्लिप किया था इस इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड द यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल एंड डिसिप्लिन. उनमें यूरोपियन जो ट्रेनिंग थी वो उसमें बहुत ही डिसिप्लिन था. रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर दैन बिफोर. ऑफन दीज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग एंड इग्नोर द बिल्डिंग ऑफ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर. और उन्होंने ऐसे प्रोफेशनल सोल्जर तैयार किए थे कि बहुत ही डिसिप्लिन वाले. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only the soldiers and not the members of communities? वहाँ पर उन्हें यही सिखाया जाता था कि वो किसी कम्युनिटी के मेंबर्स नहीं, सिर्फ सोल्जर है और एक डिसिप्लिन कवर किया जाता था. What did the sepoys feel? How did they react to the changes of their lives and their identity? That is their sense of who they were. तो सोल्जर्स के यानी कास्ट रिलीजन को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशों ने उन पर डिसिप्लिन ज़्यादा लाद दिया था. उसके कारण उनमें कुछ भावनात्मक विचार आने लगे और वो कुछ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच चुकी थी. उनको कैसा लग रहा था? क्योंकि रिलीजन यानी हिंदू मुस्लिम उनमें एक रिलीजियस पैदा किया था. रिलीजियंस का एक प्रॉब्लम पैदा किया था. तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ऐसा डिवाइडेशन ब्रिटिशों ने पैदा किया था. उसके कारण क्या हुआ? व्हाट डिड द सिपाही फील? कैसे लगा सिपाहियों को? हाउ डिड दे रिएक्ट? उन्होंने कैसे रिएक्ट किया टू द चेंजेस ऑफ देयर लाइव्स एंड टू देयर आइडेंटिटी. दैट इज़ देयर सेंस ऑफ who they were. The revolt of 1857. तो इसी के कारण कंपनी के जो अधिकारी थे उनके लिए इनके मन में असंतोष भरा था सैनिकों के मन में. और इसी के कारण 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ वो भयानक था. गिव्स अस ए ग्लिम्पस इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाही. और ये एक अच्छा सा उदाहरण है कि कैसे उन्होंने वो उठाव किया.
You will read about this revolt in chapter 5. इस रिवॉल्ट के बारे में आप चैप्टर 5 में ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो हमने देखा कि कंपनी कैसे अपना आर्मी प्रोड्यूस कर चुकी थी, और उन्होंने भारत के जो सिपाही थे उनको कैसा यहाँ पर यानी बिहेव किया, यह हमने देखा। हिंदू मुस्लिम में उन्होंने डिवाइडेशन करने की सोची, और उसी का एक कारण बन गया कि 1857 का जो उठाव था, रिवॉल्ट, वो घटित हुआ। अब हम कंक्लूजन देखेंगे, क्या कंक्लूजन निकला इसमें। Thus, the East India Company was transformed from a trading company to the territorial colonial power। और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफॉर्ड हो गई किस में, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में ट्रांसफॉर्म हो गई। द अराइवल ऑफ द न्यू स्टेम टेक्नोलॉजी, और एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी यानी तंत्र आ गया नया। इन द अर्ली 19th century में नया तंत्र विकसित हुआ। Also aided this process. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel anywhere, travel in India by sea। तो 6 और 8 months उन्होंने ट्रैवल किया इंडिया में समुद्र मार्ग से। स्टीम शिप्स reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to far off country like India। और बहुत सी जो ब्रिटिशों की फैमिलीज थी यहाँ इंडिया में सेटल होने के लिए आ गई। तो by 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of population of Indian subcontinent। 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद कंपनी ने कुछ एक्सरसाइज किया, यानी स्टडी किया, डायरेक्ट रूल ओवर द 73% जो रूल था वो कंपनी का वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो 78% पॉपुलेशन थी इंडिया की सब कॉन्टिनेंट की यानी उपखंड की, कंबाइंड विद द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ रिमेनिंग टेरिटरी। और उन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव 78% पॉपुलेशन पर ब्रिटिशों का प्रभाव पड़ चुका था टेरिटरी के ऊपर। तो एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था इंडिया के ऊपर पड़ चुका था, यानी सब कुछ इंडिया को उन्होंने कंट्रोल कर दिया था। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, हम देखेंगे स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। एक स्लेव ट्रेड था साउथ अफ्रीका में, वो कैसा था हम देखे थे। स्लेव यानी गुलाम कहते हैं उसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड साउदर्न अफ्रीका इन द 17th century सून एज अ स्लेव ट्रेड बिगिन। कब स्लेव ट्रेड शुरू हुआ? तो डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड साउदर्न अफ्रीका। शिप्स जब व्यापारी शिप्स जब डचों के अफ्रीका में एंटर हुए 17th century में, जब ये स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। पीपल वेयर कैप्चर्ड, शेयर्ड एंड सोल्ड स्लेव मार्केट्स। पीपल को कैप्चर किया गया, लोगों को, और उन्हें मार्केट में गुलामों की तरह ये कर दिया, सोल्ड कर दिया, यानी उनकी बिक्री कर दी। व्हेन स्लेवरी एंडेड 1834, और ये स्लेवरी 1834 में एंड हो गई। देयर वेयर 36,774 privately owned slaves of the Cape located at the southernmost tip of Africa। तो इतने बड़े स्लेव्स वहाँ पर थे, कहाँ पर? अफ्रीका। हमने यहाँ पर देखा है, ए विजिटर ऑफ द केप इन 1824 हैज़ लेफ्ट द मूविंग अकाउंट ऑफ व्हाट वाज सो द स्लेव ऑक्शन। तो ये हमने स्लेवरी के बारे में कुछ देखा है, कैसे ये स्लेव कैसा है, यानी एक बहुत ही घातक है मानव के लिए, यानी अच्छी नहीं है स्लेवरी। हैविंग लर्न दैट देयर वाज टू बी अ स्लेव सेल ऑफ ए कैटल। जैसे हम जानवरों को बेचते वैसे मनुष्य की परिस्थिति थी उस वक्त। फार्म स्टॉक एटसेट्रा द ऑक्शन, वी हेट एट द रॉन्ग प्रोसेसिंग ऑफ द फ्रेश ऑक्सीजन अमंग
the stock was a female slave. The farmers examined them as if they had been a many head sold separately. तो कैसे वो फीमेल को सेल करते थे और जो बहुत से आदमी को लोगों को पकड़ कर लाना और उसे सेल करना, यह उस वक्त शुरू था अफ्रीका में. द मदर वेल शी कास्ट हर्टिंग रेंडिंग लुक upon her children, touching sparrow, the poor young ones, while the clung their contrasted and the marketed instinctively and just contents. तो ये हमने स्लेवरी यहाँ पर देखी, तो ये बहुत ही भयानक है. स्लेवरी अच्छी बात नहीं है हमारे मानवों के लिए. तो आज का सेशन यहाँ पर हम एंड करते हैं. तो हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है, सेकंड चैप्टर. और उसके बाद हम कुछ आगे का भाग यानी कुछ प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे. तो नमस्कार, मैं प्रशांत जादव आपकी विदा लेता हूँ.